हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। आज है बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस मैराथन का 11वां दिन और आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 70 2024 का पेपर और क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनरली हम देख लेते हैं आर्टिकल 102 जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, बट इसने देखो कितना स्पेसिफिक पूछा हुआ है, 102(1)(a। तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आर्टिकल जो है, ये देखो 102 आर्टिकल में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप दी गई है। किसका? एमपीज़ के लिए, वो चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के। ठीक है, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, उसकी डिसक्वालिफिकेशन की मेंबरशिप दी गई है। इसमें देखो, अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द। अगर आप ऑलरेडी हो एक हाउस में, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे में सेलेक्ट किए जाते हो तो उसके लिए उस कंडीशन में भी आप डिसक्वालीफाई किए जाते हो। ठीक है, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये देखो इसी के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये है 1A। ठीक है, इसमें और भी कंडीशन दी गई है। अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग से थोड़ा स्लो है, कोई मेंटली इल है, उस कंडीशन में भी। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब आपने बहुत सारा लोन ले रखा है और कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज नहीं किया हुआ है, गिल्टी की कंडीशन में आपको रखा हुआ है। ठीक है, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो 102 आर्टिकल 2 है वो किससे रिलेटेड? डिसक्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है बताओ, जल्दी बताओ। 10th शेड्यूल जो है डिसक्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th शेड्यूल है। इसी तरीके से आर्टिकल 191 जो है सेम सब कुछ कंडीशन है, बस ये जो एमएलए होते हैं, ठीक है, एमएलए और एमएलसीज के लिए वैलिड है। सेम आर्टिकल है 191 1A। ठीक है, मतलब 191 और 102 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बस ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए है, ये है एमएलए और एमएलसी के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉयल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून। देखो ये बहुत ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। अगर कोई भी ऐसा स्पेस मिशन हो किसी भी कंट्री का और वो फर्स्ट टाइम हो रहा हो तो प्लीज़ आप उसको याद रखना। देखो ये चाइना था और उनका मिशन का नाम था चैंग 6। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ? ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर देखो पूरब से पश्चिम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में पूछा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये है, अच्छा ठीक है, ये नीचे ही है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने एक रील में डाला हुआ है जिसमें काराकोरम लद्दाख जंस्कार के बारे में, आप वो रील देख सकते हो और उस पर कमेंट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये पूछा हुआ है K2 के बारे में, ये पूछा हुआ है नंदा देवी कॉमेट के बारे में और ये पूछा हुआ है गारो के बारे में। ठीक है, अब देखो गारो मेघालय में है और जिस पे नॉकट्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का, वो इसी गारो हिल पे ही है। ठीक है, बाकी आप और भी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, देखो यहाँ पे गारो, खासी, ये जयंतिया है, ये है नागा, मणिपुर, मिज़ो, नमामी इसको पढ़ सकते हो आप, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ पे ये देखो मिकीर हिल्स है, ये बरेल हिल्स है, ये पटकाई रेंज है। इधर आ जाओगे तो ये अर्कन योमा है जो म्यांमार में है। तो आप देखो वहाँ पे जो है बहुत इजी था, बट ये दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, ये दो जो थे ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, क्योंकि आप इन दोनों में जो है ये कन्फ्यूज़न हो सकता था कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। तो आप ये देख लीजिए कि नंदा देवी जो है ईस्ट में है और कामेट जो है वेस्ट में है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम 18 कर चुके ना, अब 19 पे चलते हैं। ठीक है, 19 पे, एमंग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। इसमें से पूछा कि कौन जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले जो है कौन जो है लोकसभा स्पीकर था। ठीक है, लोकसभा स्पीकर था वो तो नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। एक चीज़ ये है कि शॉर्टेस्ट टाइम के स्पीकर रहे हैं और ये 2 बार रहे हैं। जब दूसरी बार ये स्पीकर थे तो सिर्फ 3.5 मंथ, 3.5 महीने के लिए थे और उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था किस चीज़ के लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और एक फैक्ट इनके बारे में है, अनअपोज इलेक्शन। तो ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो भाई अनअपोज थे, मतलब कोई पोजीशन में खड़ा ही नहीं हुआ था और इनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन। ये पूछा है कि भाई डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन नारा किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था और ये क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब 1942 में दिया था। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? अगस्त 1942। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ग्वालियर टैंक, मुंबई। तो इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने, उसने एक चीज़ पूछा है बट आप उससे रिलेटेड सारी नॉलेज आपको, ठीक है, कलेक्ट करनी है। इसी तरह से आप अच्छी तरीके से PYQ एनालिसिस कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। व्हेन वाज द अंडरसी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि पहली बार जो है अंडमान निकोबार और चेन्नई को जो है डायरेक्टली इंटरनेट केबल फाइबर ऑप्टिक्स केबल से कनेक्ट किया गया था। इसकी डेट थी जो है अगस्त 10 2020। ये दोबारा न्यूज़ में रहा होगा उस समय, तभी 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अदरवाइज जो है 4 साल पुराने क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। तो इसमें अरविंदो घोष जो हैं इन्होंने ये लिखा हुआ था, ठीक है। ये बुक लिखी हुई थी, फिलोसफिकल बुक है, और ये एडिटर भी थे। किस चीज़ के? संपादक थे इंदु प्रकाश के। साथ में इनकी और भी किताबें हैं, आप उसके बारे में जान लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू, सुरेश और ये क्या सुरेंद्र नाथ जो है बनर्जी, इनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ द इंडियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PBTG शोम्पेन ट्राइब और द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2024। तो शोम्पेन ट्राइब जो है इसने पहली बार, मतलब आज़ादी से अभी तक पहली बार वोट डाला था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा गया है। तो ये शोम्पेन ट्राइब कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। तो और एक चीज़ जान लेते हैं, अंडमान निकोबार में 6 ट्राइब्स हैं टोटल। कौन कौन सी है देखो, उसमें शोम्पेन हो गया, ग्रेट अंडमानीज हो गया, ओंग हो गया, जारवे हो गया, सेंटिनलीज हो गया और निकोबारीज हो गया। सेंटिनलीज आइलैंड के बारे में जानते हैं, सेंटिनल आइलैंड जहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं है, और एक विदेशी जो है क्रिश्चियन मिशनरी गया था और उसको मार दिया गया था, कि ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे 5 PBTG ट्राइब हैं, टोटल 6 में 5 जो है PBTG हैं, जिसमें से निकोबारी जो है वो नहीं है। ये दोबारा पूछा जा सकता है। इंडिया में टोटल 75 PBTG हैं और इसको कौन डिक्लेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ध्यान रखना, ये ट्राइब के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से डिक्लेयर करेगा। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस, इस तरह की कंडीशन जो है, इस तरह की कंडीशन देख के जो है PBTG डिक्लेयर किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइंड NATO इन मार्च 2024। तो नेटो का लास्ट मेंबर जो था, जो ज्वाइन करने वाला मेंबर था, वो स्वीडन, ठीक है। ये कब ज्वाइन किया था? 2024 में। इसके बाद अभी तक किसी नए कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। यूक्रेन ने ट्राई किया था, आपको पता होगा, 2022 में। उसके बाद से वॉर चल रहा है, ठीक है। अब देखो नेटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेटो में टोटल 32 कंट्रीज़ है और ये कब बना था? 1949 में, ठीक है। इनिशियली 12 कंट्रीज़ थी, इनिशियली 12 थी, 12 से 32 हो गई। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव डिफेंस, मतलब इन 32 कंट्रीज़ में अगर कोई भी बाहर की कंट्री अटैक करती है तो ये 32 कंट्री साथ में मिलकर उस कंट्री पे अटैक करेंगे। जैसे मान लो पाकिस्तान जो है अटैक करता है UK पे, इंग्लैंड पे या फ्रांस पे, ये सब मेंबर हैं, तो सारी कंट्रीज़ मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब देखो स्वीडन के बारे में बात हो रही, तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप या पेनिनसुला के बारे में जान लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा HDI में ये कंट्रीज टॉप पे हैं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इसमें देखो टोटल है टोटल है 5 कंट्रीज टोटल। इसमें देखो नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, फिनलैंड जो है इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और आइसलैंड की कैपिटल है रेक्यूविक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द मीटर दैट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाई द व्हीकल नोन एज। देखो मीटर ये पूछ रहा है कि जब डिस्टेंस व्हीकल जो है, आपकी गाड़ी जो है जितनी दूर चली है उसकी डिस्टेंस कौन बताता है? तो वो होता है ओडोमीटर, ठीक है। और स्पीड जो बताता है वो कौन बताता है? स्पीडोमीटर। जैसे आप देखते हो आपकी गाड़ी 60 में चल रही है, 70 में चल रही है, तो वो स्पीडोमीटर। और नीचे जो है जितनी दूर, उसमें देखो जो नंबर चलता रहता है, वो बताता है ओडोमीटर। तो मतलब आपके गाड़ी में जो मीटर लगा होता है उसमें मिक्स होता है ओडोमीटर प्लस ये। अब ए मीटर क्या होता है? ए मीटर जो है भाई इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, किस डायरेक्शन में जा रही है डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है, प्लस कितनी करंट जा रही है ये भी बताता है। अब क्रोनोमीटर जो होता है भाई एक तरह की घड़ी होती है और ये एक्यूरेट टाइम बताती है। तो फिर अब ये सोचोगे कि नॉर्मल घड़ी उस घड़ी में क्या अंतर है? दोनों घड़ी में ये अंतर है कि ये घड़ी जो है सर्टिफाई की जाती है टाइम की एक्यूरेसी के लिए। जैसे ओमेगा कंपनी आपने सुना होगा, ये बहुत ही महंगी है, राडो सुना होगा आपने, ठीक है। ये सब घड़ी कंपनीज जो हैं ये क्रोनोमीटर बनाती हैं ये। और सर्टिफिकेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, अब तो देखो एटॉमिक क्लॉक आ गई हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन इससे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अगर वर्ल्ड में होता था तो ऐसे ही सर्टिफाइड घड़ी का टाइम देख के वो टाइम नोट किया जाता सेकंड में। नॉर्मल किसी की घड़ी की नहीं पूछ के किया जाता था, ऐसे ही क्रोनोमीटर से किया जाता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? तो डायरेक्ट एक्शन डे की डेट है 16 अगस्त 1946। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो कैबिनेट मिशन जो आया था मार्च 1946 में। अब कैबिनेट मिशन ने क्या क्या डिसीजन लिया था? यूनाइटेड इंडिया रहेगा, मतलब उस समय डिवीजन की बात नहीं हुई थी कि इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा और 3 ग्रुप रहेंगे, सारी स्टेट्स जो थे उसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो उस समय जिन्ना को चाहिए था अलग पाकिस्तान, तो जिन्ना ने बोला कि भाई देखो हमको चाहिए पाकिस्तान, तो उन्होंने नारा दिया था लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। तो उसी दौरान जो है उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब वो लड़ाई वाले दिन लड़कर लेंगे पाकिस्तान, उसकी डेट इन्होंने डिसाइड की थी 16 अगस्त 1946। तो आप स्टोरी को इसी तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजिली मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री के सारे सेक्शन को कवर कर सकते हो।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2023? देखो उस समय भी सेकंड था और अभी भी सेकंड है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का जो है 12% मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया में जितनी भी मोबाइल की नीड है उसको 99% जो है खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है। बाकी कुछ इंपोर्ट होकर आते हैं, कुछ जैसे लोग बाहर से NRI जो बाहर जाते हैं वो कुछ लेके आते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है, विच टू वर्ड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट? अब 42nd अमेंडमेंट से देखो 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो था सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। और बाकी देखो अब 5 वर्ड हो गए हैं इसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो उसमें सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे किसके टाइम में? इंदिरा गांधी के टाइम में। तो थोड़ा सा प्रीएम्बल के बारे में जान लेते हैं। प्रीएम्बल के बारे में, हाँ, प्रीएम्बल के बारे में जान लेते हैं। देखो प्रीएम्बल जो है 2 डेट इसमें डिसाइड की गई थी। इसमें डेट जो है सबसे पहले जो है इसको कौन मूव कराया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूव कराया था, मतलब ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो था इससे रिलेटेड, रेजोल्यूशन प्रीएम्बल से रिलेटेड। और इसको जो है उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, जनवरी 22, 1947 को। अब जो है देखो इसमें सबसे पहले जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है उसमें 3 कंडीशन थी, सोवरेन, और उसके बाद में देखो इसमें ऐड किया गया था सेक्युलर और सोशलिस्ट। तो पहले इसमें था सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब ये इंडियन स्टेट का नेचर था कि इंडिया का स्टेट सोवरेन रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और रिपब्लिक मतलब गणराज्य रहेगा। फिर बाद में ऐड कर दिया गया इसमें सोशलिस्ट, सामाजिक भी रहेगा और प्लस सेक्युलर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 4 चीज़ और दी गई थी। आप देखो प्रीएम्बल अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू गिव पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस में भी है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। इस तरह से अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी कर सकते हो। और लास्ट में दी गई है एडॉप्शन डेट, जब प्रीएम्बल जो है फाइनल हो गई थी तो प्रीएम्बल तो फिर से एक्सेप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी डेट थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम? देखो जे थॉम्सन ने ये मॉडल दिया था, 1904 में दिया था ये मॉडल, और ये प्लम पुडिंग मॉडल था। तो इनके हिसाब से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके हिसाब से, जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज में नेगेटिव चार्ज ऐसे ही क्लीन, ठीक है, बिखरे हुए हैं। इस तरीके से इनका मॉडल ये है, इन्होंने जो मॉडल दिया था इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो कुछ इंडेक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, WPI, ठीक है, WPI, CPI, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। इनका बेस ईयर क्या है, इसको कौन रिलीज़ करता है। अच्छा देखो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ और दी गई, IIP को कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इसने पूछा हुआ है कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ, तो IIP 2023 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ किस सेक्शन की थी? इसमें बोला है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स की, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। और आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। और इसके शॉर्ट नोट्स आप जो है शॉर्ट नोट्स इसके बना के रखिए। पूरे पेपर का 4 से 5 पेज से बड़ा नोट्स नहीं होना चाहिए। बाकी अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जिसको जो BPSC इस साल अटेंड कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट अटेंड कर हो, चाहे 1-2 बार अटेंड दे चुके हैं, उनको भी भेजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। क्योंकि आपको पता होगा कि PYQ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अगर हम 4 साल का पेपर डिस्कस कर लिए तो कम से कम समझ लीजिए कि 15 से 20 नंबर की मार्जिन और स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स से ऊपर रहेंगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया। जिस तरह से मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन के एक पार्ट को तोड़ना है और एक एक ऑप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर का रिवीजन हो सके। थैंक यू।